Hello, good morning everybody. We are going to read next point from the chapter of French Revolution. It is the history chapter from 9th class. We will understand in this video. Next point, the outbreak of the revolution. देखिए, इस पॉइंट की स्टडी हम लास्ट वीडियो में कुछ किए थे कि वहाँ नेशनल असेंबली बुलाई गई, उसमें वोटिंग का राइट्स लोगों के पास था। एक आदमी की वोट की वैल्यू एक मानी जाते थे। थर्ड स्टेट्स के लोगों ने उस नेशनल असेंबली में ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया था, उनकी वोट ज़्यादा थे और उन्होंने डिमांड की थी। तो उसके बाद में राजा ने उसकी डिमांड को रिफ्यूज कर दिया और उनके प्रपोजल को रिजेक्ट करने के बाद थर्ड स्टेट्स के लोगों ने क्या किया उसकी स्टडी करेंगे। तो थर्ड स्टेट्स के लोगों ने असेंबली से रिजाइन दिया और 20 जून 1789 को उन्होंने अपनी असेंबली बनाई। कहाँ? टेनिस कोर्ट में आकर के असेंबली बनाई, जो कि वर्साई में टेनिस कोर्ट था वर्साई में, और वहां पे उन्होंने अपनी असेंबली बनाई थर्ड स्टेट्स के लोगों ने। ओके, थर्ड स्टेट्स के लोगों ने 20 जून 1789 को ये टेनिस कोर्ट में असेंबली बनाने के लिए उन्होंने अपने आप को ही नेशनल असेंबली घोषित कर दिया कि हमारी ये जो असेंबली है ये नेशनल असेंबली है। इस नेशनल असेंबली में राजा ने इसको हटाने के लिए, इसकी पावर को कम करने के लिए इनके ऊपर अटैक किया। और उसी टाइम पे क्या होता है, विंटर के टाइम पे उनकी क्रॉप है वो फेल हो जाती है और क्रॉप फेल होने के बाद उनका जो प्राइस था वो रोज अप हो गया, बढ़ गया। जो उनकी ये ब्रैकरी थी, ब्रैकरी मीन्स जहाँ फूड ग्रेन से संबंधित कोई भी आइटम तैयार होता है उसके ऊपर लंबी लाइन लगती थी, कई घंटों तक उससे रो में लोगों को खड़ा होना पड़ता था। इसलिए लोग इस बात से परेशान थे और उन्होंने फूड ग्रेन्स को लूटना शुरू कर दिया। गोदामों को, दूसरी जो चीजें थी जो मोनार्की सिस्टम के अंडर में थी, उन सभी को लूटा गया। अब वहां पे नोबलिस्ट थे, उन्होंने नोबल मैन थे, उन्होंने वहां से अपने आप को फ्लीड करना पड़ा, अपने आप को वहां से भागना पड़ा। अपने घर को, अपने एरिया को, अपने जो ऑनरशिप की जो लैंड थी उसको छोड़ करके भागना पड़ा। किसके कारण? ये थी थर्ड स्टेट्स के लोगों के अटैक के बाद। थर्ड स्टेट्स के लोगों का जो सपोर्ट करने वाले थे वो था मिरोबे एंड एबिसवाई। ओके, ये मिरोबे कौन था? ये नोबल फैमिली से था। इसको कोई दिक्कत भी नहीं थी क्योंकि इनके पास तो अपने आप ही बाय बर्थ थी, राइट्स थे, बट फिर भी ये थर्ड स्टेट्स लोगों की प्रॉब्लम समझता था और मिरोबे ने थर्ड स्टेट्स के लोगों के साथ मिलकर के नेशनल असेंबली बनाने के लिए सपोर्ट किया। ऑब्वियस था, ये खुद एक प्रेस्ट था, यानी कि एक पुजारी। इसने भी नेशनल असेंबली बनाने के लिए प्रयास किया था, उसके सपोर्ट किया था। इसने अपनी एक पम्पलेट इट मीन्स आप बुक कह सकते हैं, बुक लिखी थी। उसके अंदर उसने उस बुक का नाम दिया था व्हाट इज ए थर्ड स्टेट्स, कि थर्ड स्टेट्स क्या है, ये इस नाम से उसने एक पम्पलेट निकाला। किसने? ओबेसियाई ने। ओबेसियाई कौन था? ये था प्रीस्ट, एक पुजारी था। जैसे हमारे पास पुजारी होते हैं वैसे उनके पास पादरी होते हैं। इट्स ओके। अब ये सभी से प्रॉब्लम को फेस करते हुए वहां का राजा था लुइस 16,
उसने इस नेशनल असेंबली को, ये नेशनल असेंबली जो किसने बनाई थी, 3rd स्टेट्स के लोगों ने बनाई थी। किंग इट मींस लुईस 16 रिकॉग्नाइज्ड द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्ट देयर प्रपोजल। इस नेशनल असेंबली को उसने मान लिया और उसके प्रपोजल को भी एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया, अबोलिश द फेडरल सिस्टम, यानी कि जो बिचौलिए थे, जो कर इकट्ठा करते थे, वो जिन लोगों से लोग एक्सप्लॉइटेड होते थे, वो फेडरल सिस्टम को अबॉलिश किया गया। एंड टाइप टैक्स को भी अबॉलिश किया गया। जो टाइप था उस टैक्स को भी उन्होंने बंद कर दिया कि ये भी नहीं भरेंगे, इसको भी हटा दिया गया। और जो चर्च के अधीन लैंड थी उसको अपने कैप्चर में किया गया। इस प्रकार बहुत सारे एसेट थे वो उनके पास आए थे। मिनिमम उस टाइम पे 2 बिलियन की जो संपत्ति थी वो गवर्नमेंट के अधीन आ चुकी थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे बेटा, फ्रांस बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बना उसके बारे में स्टडी करना है। देखिए, नेशनल असेंबली बना ली थी, हमने यहाँ पे देखा था। नेशनल असेंबली बनाने के बाद राजा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जो मांटेस्क्यू जो हमने पहले पढ़ा था, जो फिलोसफर था, उसने गवर्नमेंट को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया, जो आज भी हमारे पास है। 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर, दूसरा हमारे पास एग्जीक्यूटिव, और थर्ड हमारे पास है बेटा जुडिशरी। ये तीनों ही सिस्टम को हमने आज भी अडॉप्ट किया हुआ है और ये मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया हुआ है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब है कि जो रूल रेगुलेशन पब्लिक ने बना दिया उसके अंडर में राजा ने काम करना होगा। ओके, तो ये तीनों पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो लोग रिप्रेजेंटेटिव जाते थे उनके लिए वोटिंग होती थी। वोटिंग का काम मेंस को दिया गया। सोसाइटी को पहले 2 भागों में डिवाइड किया गया बेटा, फर्स्ट एक्टिव और सेकंड पैसिव। एक्टिव श्रेणी में तो 25 इयर्स के आदमी को रखा, हु वाज द कैपेबल फॉर द पेड ऑफ ए टैक्स। जो आदमी टैक्स पे करने के लिए कैपेबल था उसको 25 इयर्स के आदमी को किस में रखा गया, एक्टिव। और वो टैक्स भी कितना, वो टैक्स होता था 3 डेज की वेजेस के बराबर। 3 डेज की जो वेजेस होती थी उसके बराबर अगर कोई आदमी टैक्स पे करने के कैपेबल है तो वो एक्टिव में रहेगा। और एक्टिव में रहेगा इट मींस वो वोटिंग करेगा और वोटिंग करने के बाद अपने रिप्रेजेंटेटिव को लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजेगा। इससे कम जो पेमेंट करने वाला, टैक्स पे करने वाला नहीं था वो मेन, यानी कि जो पे ये नहीं कर पाता था टैक्स पे, वो वोमेन और चिल्ड्रन, इन सभी को उन्होंने पैसिव ग्रुप में रखा, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। जब ये राइट्स उनको मिल गए, वोट डालने का अधिकार, एक्टिव और पैसिव 2 पार्ट में सोसाइटी बट गई, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बिगनिंग शुरू कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बिगनिंग के टाइम पे उन्होंने क्या किया, लोगों को राइट्स दिए। राइट्स कौन सा मिला उनको, लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ए ओपिनियन और इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये राइट्स मिले उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशनल बिगनिंग हुआ तब। उसके बाद में अबोलिश क्या क्या वो देखें। अबोलिशन में बाई बर्थ का जो राइट्स था, बाई बर्थ राइट से को अपोज किया गया।
और प्रोटेक्शन दिया गया किसका, नेचुरल राइट्स का। ओके, ये था फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्की। इट्स ओके।